Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in the last video, we talked about 10 most important things that you need to give special emphasis while accepting an offer letter. And in that, one of those things was salary structure. We guys know that CTC is not equal to the in-hand salary we get. But what does CTC comprises of, जैसे कि gratuity or maybe provident fund or maybe special allowances, somewhere or the other we are weak in these terminologies. And in this video, I'm going to break down all these things for you guys. So make sure that you watch this video till the end. And if you can make notes, make sure that you note down what other part of the CTC is taxable, which is not taxable, what comprises of what, and also what is the amount that you will be getting after a certain period of time. I hope after this video, each and everything in your payslip or in your CTC, you get to know what is this amount and when you will get it. Without any further ado, let's get started. But please make sure that you like and subscribe to this YouTube channel because I make such more insightful and amazing content on this channel. Okay, so let's get started. The first thing is CTC. CTC मतलब होता है cost to company, which means that एक एम्प्लॉय को हायर करने पे कितना अमाउंट स्पेंड करती है वो होता है CTC, राइट? CTC के अमाउंट को आप डिवाइडेड बाय 12 करके अपनी मंथली सैलरी नहीं निकाल सकते हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल आपकी CTC 15 lakhs है तो आप 15 lakhs डिवाइडेड बाय 12 करके अपनी मंथली सैलरी नहीं निकाल सकते हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके, CTC के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका HRA हो सकता है, बेसिक सैलरी हो सकती है, राइट, फिक्स्ड स्पेशल अलाउंसेस हो सकते हैं. ये सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म समझ में आना चाहिए कि कॉस्ट टू कंपनी मींस कि एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज द कॉस्ट टू कंपनी. आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज द ग्रॉस सैलरी. नाउ ये चीज आपको शायद अपने ऑफर लेटर में नहीं दिखे, बट अपनी पे स्लिप में आपको जरूर दिखेगा. तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप अपने सैलरी स्लिप में जाकर देखना, देयर विल बी अ टर्म कॉल्ड ग्रॉस सैलरी. ओके, एंड जब भी आपको अपना ऑफर लेटर मिले तो आप सबसे पहले अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना, because this is the amount that will be really close to the amount that you will be getting in your bank account once you start to work. Now, this gross salary के अंदर भी बहुत सारे components हैं, ठीक है? इसके अंदर का पहला component होता है basic salary. अब हमें ये बात समझ में आ गई कि CTC क्या है, वो सारा अमाउंट जो एक कंपनी स्पेंड करती है. दूसरा टर्म क्या है, ग्रॉस सैलरी, जो कि शायद हमारी CTC में या हमारे ऑफर लेटर में मेंशन ना हो, बट हमारे पे स्लिप में जरूर मेंशन होगा, ठीक है? एंड ये अमाउंट बहुत क्लोज है हमारे, जो हम अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट मिलेगा, उसके बाद क्लोजेस्ट अमाउंट है, ठीक है? नाउ इस ग्रॉस सैलरी के अंदर कॉम्पोनेंट्स हैं. कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स? फर्स्ट है बेसिक सैलरी. ओके, नाउ बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी एक अमाउंट होता है, आर्बिट्ररी नंबर होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि इतना ही होगा, बट ये एक अमाउंट होता है जो कंपनी सेट करती है अपनी तरफ से कि अच्छा ठीक है, इस एम्प्लॉय को इतना तो मिलेगा ही, ठीक है? दैट इज द बेसिक सैलरी. जैसे टर्मिनोलॉजीज है, बट डोंट गेट नर्वस और डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ दिस नंबर इज स्मॉल, ठीक है? जैसे कि आपको बोला गया कि आपकी 10 लाख सैलरी है या 11 लाख सैलरी है और आपका बेसिक सिर्फ 4 लाख है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 करके अपनी इन हैंड सैलरी पता चल जाएगी. नहीं, दिस इज जस्ट एन आर्बिट्ररी नंबर. व्हाई दिस नंबर इज यूजुअली लेस? बिकॉज दिस नंबर इज टैक्सेबल. इस पे टैक्स लगता है. तो अगर ये नंबर कम है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका ये अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर. यूजुअली ये जो अमाउंट होता है वो 30 to 35% होता है आपकी ग्रॉस सैलरी का. सो फॉर एग्जाम्पल योर ग्रॉस सैलरी इज 100 रुपीज, तो 30 से 35 रुपए आपका बेसिक सैलरी होगा. बस आपको ये याद रखना है कि आपकी बेसिक सैलरी पे आप हर महीने टैक्स भरोगे. गॉट इट? सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट इज ऑफ योर ग्रॉस सैलरी. आई होप समझ में आ रहा होगा. ग्रॉस सैलरी, उसके अंदर है हमारा बेसिक सैलरी, पहला कॉम्पोनेंट. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज द HRA. HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस. नाउ व्हाट इज HRA? HRA is basically the amount that is paid by the employer to the employee to compensate the pay
फॉर द रेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आप किसी जगह पर आए हो किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए, है ना, तो आप उस जगह का कुछ रेंट भर रहे हो, तो उस रेंट को आप क्लेम कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज कि अगर आप कहीं पे रेंट पे कर रहे हो तो उस पार्ट, उस मनी पे आप उसका टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। आई होप दिस इज पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो सबसे पहला हमारा कॉम्पोनेंट क्या था? बेसिक सैलरी। सेकेंड इज एचआरए। एचआरए एक कॉम्पोनेंट है। अगर आप रेंट नहीं भी ले रहे हो ना तो आपको एचआरए मिलेगा, बट आपका वो जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। समझ में आया? वरना आप उस अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग दैट माइट कम इनटू योर ग्रॉस सैलरी इज द अलाउंसेस। ना ये बहुत डिफरेंट कंपनीज पे डिफरेंट डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज मेडिकल अलाउंसेस देती है कि अगर आपके कुछ बिल्स हैं मेडिकल के तो आप वो अगर क्लेम करते हो तो आपको उसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपका पूरा ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो क्या होता है कि कंपनीज उसको स्प्लिट कर देती है डिफरेंट सेगमेंट्स में, जो कि टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि एचआरए कर सकते हो, अलाउंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आता है, कभी कभी कंपनीज उसको एक स्पेशल अलाउंसेस के अंदर टर्म देती है। द थर्ड इज स्पेशल अलाउंसेस। ना इसमें क्या होता है कि आपका एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, पार्ट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी ओनली। उसमें कंपनी कहती है कि ये अमाउंट डिफरेंट कैटेगरीज में स्प्लिट होगा, एंड अगर एट द एंड ऑफ द ईयर एम्प्लॉय बिल्स हमें दिखा पाता है इन सर्टेन कैटेगरीज के, तो हम वो पार्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे फ्रॉम टैक्स। गॉट इट? आई होप दैट इज क्लियर एंड मेक सेंस कि अगर आपको कंपनी का जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, वो स्पेशल अलाउंसेस के अंदर आता है, देन दैट 100 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू अदर कैटेगरीज, जैसे कि वाईफाई, फूड, पेट्रोल, देन वी हैव अटायर्स, देन वी हैव लीव। तो बहुत सारे कैटेगरीज में स्प्लिट कर देते हैं, एंड अगर आपने इन सारे सेगमेंट्स में कंपनी को बिल्स दिखा दिए, देन आप उस अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आई होप दैट मेक्स सेंस टू ईच वन ऑफ यू। सबसे पहले जस्ट अ वेरी क्विक रिविजन। हमने सबसे पहले बात करी सीटीसी की, देन हमने बात करी कि हमारा ग्रॉस सैलरी क्या होता है। ग्रॉस सैलरी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी, सेकंड वाज योर HRA, third was your medical allowances, and the fourth one was your special allowances. ठीक है? I hope that makes sense. Now let's come to the next part of your payslip, और maybe आपको अपनी offer letter में भी दिख रहा होगा, that is your provident fund. Provident fund is basically an investment fund, ऐसा समझ सकते हो, जहां पर employer and employee, मतलब कि आपकी कंपनी और आप दोनों लोग एक जगह पर पैसे इकट्ठा करते हैं, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट आपको वो अमाउंट मिल सके, ओके, विच इज एक्चुअली 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपए है, तो 12 रुपए आप अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड में डालते हो, एंड कंपनी भी 12 रुपए अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड में डालती है, जो अमाउंट आप रिटायरमेंट के बाद क्लेम कर सकते हो। आइडियली तो कहते हैं कि इसको आप कंपनी छोड़ने के 3 मंथ्स बाद भी क्लेम कर सकते हो, बट if you are trying to switch a company, make sure that you use that same provident fund and use that same provident fund account number in your next company also, so that this amount is stored somewhere. And actual में होता क्या है कि ये amount आपकी सैलरी से डिडक्ट होता जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप unintentionally कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। I hope that makes sense. Let's come to the next point, that is gratuity. Okay? Now gratuity is basically a bet to loyalty and retention. कंपनी ये कहती है कि हम एक एम्प्लॉय को सर्टेन अमाउंट देंगे अगर वो 5 साल तक मेरे साथ काम करती है तो। Now this word you can find it in your offer letter very frequently. तो होता क्या है कि हर साल कंपनी a certain amount निकाल के रखती है in the name of the employee, जो कि वो एम्प्लॉय को 5 years के बाद देती है। Why is this number? This number has been set by the government itself, which is 5 years. You cannot claim gratuity amount before 5 years of working with the company. Okay? The next category you can see in your CTC, that can be insurances. तो होता क्या है कि कंपनी कॉर्पोरेट हेल्थ बेनिफिट्स या कॉर्पोरेट लाइफ इंश्योरेंसेस अपने एम्प्लॉय को देती है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ CTC.
ना ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बोली हैं जो कि काफी फिक्स्ड होती हैं अमंग ऑल द कंपनीज. देयर माइट बी सर्टेन अदर कैटेगरीज जैसे कि ज्वाइनिंग बोनस, ये हो सकता है कि वो CTC का पार्ट बना दे. अगेन योर ट्रेनिंग अलाउंसेस, तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीजें पढ़नी है and on that your salary and your salary slip depends. I hope all the technical terms I have explained in this video. If there's any other that you want to know, make sure that you comment down below. I hope that this video was really useful for you. If it was, make sure that you like, comment and share this video with all your friends and your colleagues. Thank you. Please take care of yourselves.